मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे के हाथ लगी अनोखी चीज़। सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों बाद गुनगुनी धूप खिली थी। तो दामोदर जी और उनकी पत्नी सावित्री जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा काम का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चली गए। खरीदारी करते वापस लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। चलते चलते रास्ते में ही सावित्री जी के पांव अचानक ठिठक कर रुक गए और वो बड़े गौर से सामने की ओर देखने लगी। सामने एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बाहर आते ही बच्चे बड़ी खुशी से अपनी मम्मी पापा को दिन में क्या क्या हुआ सब बताने लगते थे। सभी बच्चों के माता पिता के चेहरे पर एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए सावित्री जी बस गेट पर नजरें बनाए हुए थी। तभी दामोदर जी बोले, क्या सावित्री तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वह कब से छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वो हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते दामोदर जी का स्वर गीला हो गया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करने लगे। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए पाँव अपने आप रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि अभी हमारा बच्चा दौड़ते हुए आएगा और खुशी से माँ माँ पुकारते हुए मेरे सीने से लग जाएगा। सावित्री जी ने कहा। यह सुनकर दामोदर जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। तो सावित्री जी बोली, बहुत याद आती है अतुल की, आपको भी तो आती होगी ना? सावित्री जी की इस बात पर दामोदर जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे सावित्री, कब समझोगी तुम? बच्चे जब स्वयं बच्चों वाले हो जाते हैं तो मन बना लेना चाहिए कि वह बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम तुम दो हैं ना। जब दो दन साथ खड़े हों तो दो नहीं 11 होते हैं। तो सावित्री जी बोली, आपकी यह फिलॉसफी सुनने को तो अच्छा है, लेकिन एक माँ के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन के भीतर की उदासी सावित्री जी के कंठ के अवरुद्ध हो रही थी। फिर दामोदर जी ने कहा, सावित्री, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब घर चलो। कहते हुए दामोदर जी सावित्री जी का हाथ थामकर चल पड़े। वे सावित्री जी को तो समझा रहे थे, परंतु बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो मैंने सपना देखा था, आज वह सपना पूरा होने को आ रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़ी खुशी से दामोदर जी के बेटे अतुल ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन बेटे के विदेश जाने की बात सुनते ही दामोदर जी हक्के बक्के रह गए थे। और उधर ये बात सुनकर सावित्री जी तो मानो पत्थर ही हो गई थी। एक शब्द भी उनकी जुबान से नहीं निकल पाया था। तो दामोदर जी अपने बेटे से रुकने का आग्रह करने के इरादे से बोले, या क्या कह रहे हो तुम बेटा? इकलौते बेटे हो तुम हमारे। तुम ही हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? ओ कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है पिताजी। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गए हैं और क्या कमाल की लाइफस्टाइल है उनकी। आप क्या चाहते हैं?
मैं जिंदगी भर यहीं फंसा रह जाऊं। क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। यह घर भी हमारा अपना है। आखिर कमी किस चीज़ की है बेटा, जो तुम अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशी धरती पर बसना चाहते हो? बेटा, हमें समझने की कोशिश करो। इस उम्र में हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते। हमें अपने बेटा बहू पोता पोती का साथ चाहिए। क्या पिताजी, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अतुल के इतना कहने पर दामोदर जी बोले, बेटा, विदेश जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो विदेश नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था। अब अतुल की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। गुस्से में वह बोला, पिताजी, वह आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराऊं और भावनाओं में बहकर करे गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र महर में पछताऊं? माफ़ कीजिएगा पिताजी मुझे, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लेता हूँ। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दामोदर जी सन्न रह गए। उन्होंने कातर नजरों से अपनी पत्नी सावित्री की ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे अतुल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य के लालसा ने उनके पंख जो लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पर पसरी निराशा और हताशा के भावों को नजरअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया वो, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने या मरने के लिए छोड़कर। पुरानी बातों को याद करते करते दामोदर जी कब घर के बाहर पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। सामान का थैला घर के बाहर दरवाजे पर रखते हुए दामोदर जी ने सावित्री जी की ओर हाथ बढ़ाया। लाओ सावित्री, चाबी दो। लेकिन सावित्री जी ने कोई हरकत नहीं की। अरे क्या कर रही हो सावित्री, चाबी दो ना, कहते हुए दामोदर जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। सावित्री जी की आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। वह अपना सर पकड़े खड़ी थी और देखते ही देखते कटे वृक्ष की भांति कब जमीन पर गिर गई पता ही ना चला। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ तुम्हें, कहते हुए दामोदर जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते हुए चले आए। जल्दबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर सावित्री जी को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में सावित्री जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वहीं बाहर बैठे दामोदर जी के हाथ पांव फूल रहे थे। वह चिंता में डूबे जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी। सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी अतुल ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी सावित्री अब कैसी है, दामोदर जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप रिसेप्शन पर 50,000 की पेमेंट जमा करवा दीजिए। दामोदर जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब सावित्री जी की सारी रिपोर्ट्स आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर दामोदर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री जी को कैंसर था। कुछ देर तो दामोदर जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे अतुल का फोन आया तो दामोदर जी ने उसे सारी बात बताई। तो अतुल बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएंगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे की बात करके दामोदर जी का दिल भी थोड़ा हल्का हो गया था। 2 दिन बाद सावित्री जी को घर भेज दिया गया था।
दामोदर जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते। उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाते। अपने प्रति दामोदर जी का इतना समर्पण देखकर सावित्री जी की आंखें भर आती। परंतु दामोदर जी ने ठान लिया था कि वह सावित्री जी को कुछ नहीं होने देंगे और उनका इलाज अच्छे से अच्छा करवाएंगे। उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन सावित्री जी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वह कमजोर पड़ जाती, लेकिन दामोदर जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह कहकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। परंतु दामोदर जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण दामोदर जी अब मानसिक पीड़ा की अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही दामोदर जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया तो उनका बेटा गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लिया कीजिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरे वहाँ आने जाने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन कर करके परेशान मत किया करो। ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो। मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। अब फ़ोन रखता हूँ। सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। स्तब्ध रह गए दामोदर जी। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ जी? अतुल से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा दीजिए। अपनी कमरे में लेटी हुई सावित्री जी बोली तो दामोदर जी अंदर आए और चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, अरे सावित्री, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहाँ रात है। वो सब लोग सो रहे थे, बेवजह उन्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा अतुल ने, कब मिलने आएगा वह भारत? सावित्री जी के इस प्रश्न पर दामोदर जी सोच में पड़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ सावित्री, वह छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसे छुट्टी मिल जाएगी तुरंत दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नजरें चुराते हुए दामोदर जी ने कहा, अपनी पत्नी से ज्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में तो था नहीं। परंतु थोड़ी ही देर में सावित्री जी के कराहने की आवाज आने लगी तो दामोदर जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो सावित्री जी की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और सावित्री जी को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब दामोदर जी के पास आए। उस समय सावित्री जी सो रही थीं। देखिए मिस्टर दामोदर, सावित्री जी की हालत गंभीर होती जा रही है। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने को जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो का डोनेट करने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर दामोदर, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। हाँ, आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है या फिर सावित्री जी के भाई बहन में से कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करता हूँ, लेकिन मिस्टर दामोदर जरा जल्दी कीजिएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय कम है। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आएगा और यदि समय पर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो 50% से अधिक चांस है उनके बचने की। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही दामोदर जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ दामोदर जी, यह ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
थोड़ी देर बाद दामोदर जी सावित्री जी को अपने साथ घर ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो फोन उठाते ही अतुल भड़क उठा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ। अरे पिताजी, बंद कीजिए माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना, प्लीज। फिर झिझकते हुए दामोदर जी बोले, वो दरअसल बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गए हैं। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन बाकी है और पेंशन में भी इतने नहीं है कि उसके भरोसे मैं इलाज जारी रख सकूं। अरे तो पिताजी, इतना बड़ा घर है, वह किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए। मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बेटा इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय। तभी पिता की बात काटते हुए अतुल बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। अब आपको जो कुछ भी कहना हो आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए। बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर दामोदर जी खुद से ही बोल उठे, माँ बाप यदि सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रति भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता? बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं? काफी देर तक कुछ सोच विचार करते हुए कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अपने गाल को हथेली पर टिकाए दामोदर जी को अपने बेटे की बातें किसी पैने दर्द की अनुभूति करा रही थी। आंखों से टपकते खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। दामोदर जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान बिखेरते हुए सावित्री जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की भी दवाई नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है सावित्री। अरे जानती हो, आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें यह सब करते करते। दामोदर जी ने कहा तो सावित्री जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो दामोदर जी ने कहा, हाँ सावित्री, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर सावित्री जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछली सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ सावित्री, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छम छम बजती पायल, कितनी उम्र भी तुमको खूबसूरत लग रही थी। तो सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती थीं कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है ये सब, पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है। कहते कहते सावित्री जी का गला रूंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैं तो यह सोचकर हैरान रह गई थी कि क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मांग रही हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको यह वचन दिया था। इतना कहकर सावित्री जी ने दामोदर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही दामोदर जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूट कर बिखर गए और सावित्री जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस सावित्री, बहुत हुआ या रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए, इसलिए जल्दी से खाली पेट की दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए दामोदर जी ने सावित्री जी को दवाई दी और जैसे ही उठकर जाने लगे, तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए सावित्री जी बोली,
बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से। क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी सावित्री, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर सावित्री जी ने कहा, क्या आपकी अतुल से बात हुई? नहीं, कुछ देर पहले फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिजी रहता है। यह क्या बात हुई? ऐसा भी क्या कोई बिजी हो गया है कि बीमार माँ का हाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं? उसे फिर से फ़ोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है मुझे उससे। नहीं सावित्री, शायद वो अब भी बिजी हो, मैं कल बात करवा दूंगा। क्या आप भी हर रोज कल कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो, उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है। उसके साथ साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। दामोदर जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सावित्री जी के बार बार जिद करने पर दामोदर जी ने फोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, आखिर आप लोग चाहते क्या है मुझसे? सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फोन पर ही बातें करते रहा हूँ? क्या मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे फ्लैट नहीं चाहिए? आप उस बैंक से वो लोन ले सकते हो और जो मन में आए वह कर सकते हो। यह सुनकर दामोदर जी ने फोन काट दिया और बोले, वह सावित्री, अतुल ने कहा है कि उसे अभी बहुत काम है, जब फ्री होगा तब अपने आप फोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह अभी बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। सावित्री जी दामोदर जी के मन के भाव ताड़ गई थी। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए। बेटे की अपनी जिंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए। वह काम में व्यस्त हो रहता होगा ना, तो जबरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें? अपनी आंखों के आंसू छुपाने का प्रयास करते हुए सावित्री जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का ग्लास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे जरूर पूरा करोगे। दामोदर जी ने उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो सावित्री जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद अंतिम संस्कार अतुल के हाथों ही हो। मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बेटा ही दे। यह तुम क्या कह रही हो सावित्री? तुम कहीं नहीं जा रही। अजी अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे, उस समय मैं सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते ही दामोदर जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर सावित्री जी बोली, बस मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करोगे। नहीं सावित्री, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करने का मेरे बस नहीं है, रोंदे स्वर में दामोदर जी ने कहा और रसोई घर में चले गए और जी भर कर रोए। सावित्री जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अंगड़ाई लेने लगा था। 2 दिन बीते तो दामोदर जी के मोबाइल की बज उठी। उनके बेटे का फोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पिताजी मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते ही दामोदर जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहा है तू? बस पिताजी, 4 दिन बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। दामोदर जी के मन में एक आस जगी तो अतुल बोला, लेकिन पिताजी मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकालकर आप लोगों से मिल जाऊंगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर के पद पर है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैं उनसे बात की थी। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने के संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेता हूँ। आप घर के कागज पहले ही निकाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि बैंक की कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसे से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और साथ साथ मेरी परेशानियां भी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर दामोदर जी को विश्वास का एक और पहलू आरजू दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थीं।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन आंखों से अभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर सावित्री जी के पास गए और बोले, जानती हो सावित्री, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही सावित्री जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सावित्री, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा तो कब आ रहा है वो? बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ? 4 दिन बाद ही यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद वो कुछ समय के लिए हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए? सावित्री जी की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। हाँ सावित्री, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है हमारा बेटा। अच्छा तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूंगी, पानी पास में ही रखा है, सावित्री जी ने कहा। ठीक है सावित्री, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं, दामोदर जी ने कहा। लेकिन सावित्री जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियां चल रही थी। 3-4 दिन बाद अतुल अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा दामोदर जी बाहर आंगन में ही बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी माँ कब से इंतजार कर रही है, दामोदर जी ने उत्साहित स्वर में कहा। परंतु अतुल ने उसे बात का कोई जवाब न देते हुए औपचारिकतावश में अपने पिता के पैर छुए और बोला, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, यह रोहित है मेरा दोस्त, जो बैंक का मैनेजर है। आपके मकान के कागज तो निकाल ही रखे होंगे। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ, अब जल्दी चलिए। बेटा अपनी माँ से नहीं मिलोगे, दामोदर जी ने कहा। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। दामोदर जी के कहने पर घर के अंदर गया तो अमित तेज कदमों से चलते हुए उनके पीछे पीछे आया। देखो सावित्री, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे तुम सो गई सावित्री, देखो तो कौन आया है। इतने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। कहते हुए दामोदर जी ने सावित्री जी को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी ना। माँ उठो ना, उठती क्यों नहीं? अतुल ने जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज सुनकर भी सावित्री जी नींद से नहीं जागी। जल्द ही दामोदर जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती सावित्री जी की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। अतुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर दामोदर जी को तो दुख की सीमा ही ना रही। पत्नी के जाने के गम में वे फूट फूट कर रो पड़े। रह रहकर उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। सावित्री जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक दामोदर जी के मन में एक ख्याल आया। वह जल्दी से उठे और जाकर कमरे में सावित्री जी के बिस्तर को खंगालने लगी। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां सावित्री जी की पिछले 4 दिन की दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आई डॉक्टर की वह बात, जब डॉक्टर ने कहा था कि सावित्री जी की एक वक्त की भी दवाई नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, अतुल के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता था तो कहती थी मैं दवाई खा चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाई तो ज्यों की त्यों पड़ी है। इसका मतलब 4 दिन से सावित्री ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर दामोदर जी के दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज रखा था। बड़ी बेचैनी से दामोदर जी ने वह कागज उठाया, जिस पर सावित्री जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका दिया हुआ वो वचन तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा बेटा अतुल हमारे पास आ रहा था।
अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही दामोदर जी के मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर थर कांपने लगा और वे धम से जमीन पर बैठ गईं। अतुल ने पिता के हाथों से वह पत्र लिया और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। फिर दामोदर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोला, पिताजी संभालिए अपने पाप को। परंतु जैसे ही अतुल ने अपने पिता को छुआ उसी समय उनकी गर्दन झूल गई। वे निष्प्राण हो चुके थे, कूच कर चुके थे इस दुनिया के क्रूर से और चले गए थे अपनी सावित्री के साथ वो 8वां वचन निभाने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर